नमस्कार, हेलो, हाय। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। देशवासी सभी यंग दोस्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज माइंडकर। हे गणेश गिरिजासुत विनती सुन लीजिए। हे गणेश। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का एक खास संबंध हमारे स्वाधीनता आंदोलन से भी है। 1892 में इसके सार्वजनिक स्वरूप की नींव रखी गई और देखते ही देखते इसने कई प्रांतों के देशभक्तों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोकमान्य तिलक ने भी इस एकता की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया और दमनकारी बरतानवी हुकूमत को सामूहिक जनशक्ति द्वारा चुनौती दी और यह सैलाब बढ़ता गया। लोग जुड़ते रहे, कभी न रुकने के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है आजादी की लड़ाई में देश के हर अंचल के युवाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस धधकती ज्वाला में कूद पड़े। अपनी मातृभूमि की खातिर लाठियां खाई, जेल गए। कई ऐसे थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को मानो अपना लिया। उस पावन जुनून को देश के हर युवा मन का प्रणाम। 11 अगस्त को महान युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि होती है। इधर 24 अगस्त को अमर शहीद शिवराम हरी राजगुरु की जयंती होती है। ये एक लंबी लिस्ट में से 2 ऐसे नाम हैं जिनकी जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, देशभक्ति की सीख है। स्वाधीनता आंदोलन के सभी युवा शहीदों को युवा भारती का नमन। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी। आज हमारे युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं हर क्षेत्र में। स्पोर्ट्स की दुनिया में तो इन्होंने इन दिनों कमाल पर कमाल कर दिखाया। क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में कई अहम युवा नाम उभरे, वो भी एशिया कप, BWF और कॉमनवेल्थ गेम जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। पिछले दिनों भारत में ही आयोजित 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में हमारे चेस खिलाड़ियों ने मेडल्स का खाता खोल दिया। 2 शब्दों में कहें तो सभी भारतीय युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन का स्वर्णिम युग की ओर मार्ग प्रशस्त होता महसूस हो रहा है। इस नव उत्साह ऊर्जा को पत्रिका का सलाम, खासतौर से राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में। रेडियो के माध्यम के लिए शतरंज, चेस को कवर करना चुनौती भरा काम है, क्योंकि शायद ये विश्व का सबसे शांत खेल है। जीत होने पर खुशी की अभिव्यक्ति का भी एक खास शालीन अंदाज होता है। इस खेल की बारीकियों को जानने का हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है किसी ऐसे चेस चैंपियन से बात करना जो पत्रिका को अच्छे से बोलकर बता सके, समझा सके। पिछले दिनों जम्मू की एक युवा आरुषि कोतवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शतरंज में उनकी ढेर सारी अचीवमेंट्स के लिए। आरुषि से पत्रिका की मुलाकात दिल्ली में हुई, जहां वो पढ़ रही हैं। उनकी बातें, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्कुल उनके शतरंज की शैली जैसी है, एकदम साफ और सटीक। तो सुने। मैं अभी 18 इयर्स की हूँ और मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में पढ़ती हूँ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। मैं JNK की हूँ, वहाँ पे मैं भद्रवाह के इलाके से हूँ। मुझे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है 18 इयर्स से बिलो की एज में मिला जाता है। तब मैं 17 इयर्स की थी तब मुझे ये मिला, क्योंकि जो भी ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। कुछ स्पोर्ट्स के हैं, कुछ इनोवेशंस के हैं, म्यूजिक, डांस, सब के में दिया जाता है और गिने चुने बच्चे पूरे देश भर से इसके लिए सिलेक्ट होते हैं और उनमें से मैं एक थी। मैं शतरंज की खिलाड़ी हूँ, तो उसके लिए और मेरे जो आज तक की अचीवमेंट्स रही हैं उन सब के लिए।
अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, कुछ इससे पहले कौन कौन से टूर्नामेंट्स वगैरह में हिस्सा लिया, उसके बारे में बताइए। जी, अभी तक के मेरे 5 गोल्ड मेडल्स रहे हैं, जिसमें से 3 मेरे इंडिविजुअल हैं, 2 मेरे टीम इवेंट्स हैं। मेरे 6 सिल्वर आए हुए हैं, जिसमें से 4 मेरे इंडिविजुअल और 2 मेरे टीम मेडल्स हैं, और 3 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 2 इंडिविजुअल और 1 टीम मेडल है। ये सारे जो हैं मेरे को नेशनली और इंटरनेशनली मिले गए हैं, और मैं जम्मू एंड कश्मीर की पहली खिलाड़ी हूँ जिसको वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल मिला है, जिसे कोई भी टाइटल मिला। एक्चुअली मेरे को वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल मिला, मैं फर्स्ट प्लेयर हूँ JNK की, और ये मुझे मिला था जब मैंने उज्बेकिस्तान में वेस्टर्न एशियन यूथ में सिल्वर मेडल हासिल किया था। और ये जो मेडल्स हैं मैंने जो जीते हैं, ये अलग अलग चेस के फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है रैपिड एंड एक होता है ब्लिट्ज। ये इन सब में मेडल्स आए हैं मेरे। तीनों में आए, क्या बात है, क्या बात है। आरुषि, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस उम्र से सीखना या इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? जी, जब मैं 6 वर्ष की थी तब मैं इस गेम में मैंने आना शुरू किया। मैं घर में देखती थी सबको खेलते हुए, क्योंकि ये एक टाइप से हमारा फैमिली गेम है। मेरे घर में सब ये खेलते थे, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये सब क्या खेल रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझे खेलना सिखाया, एंड मैंने 6 ईयर्स की एज से खेलना स्टार्ट किया। स्टेट लेवल पे पहले आई, उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल। मैंने काफ़ी सारे कोचेस से कोचिंग ली है। कोई पर्टिकुलर कोच नहीं रहे हैं, क्योंकि JNK में अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस बहुत कम है। लेकिन मेरे अभी तक अनिल शिवपुरी सर रहे हैं, प्रसन्नजीत दत्ता सर रहे हैं, अनूप देशमुख सर रहे हैं, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। एक युवा होने के नाते बताइए हमें, चेस जैसा खेल, इसमें वो कौन सी स्पेशलिटी इंसान में होनी चाहिए और खेलों के मुकाबले, जो इसके जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो बारीकियां हैं इसकी, तो हमारे श्रोताओं को कैसे समझाओगी कि चेस कितना अलग है और खेलों से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है, क्योंकि जो हमारी गेम्स है वो ऑलमोस्ट कभी कभी 4 to 5 आवर्स भी चलती है, और आपको एक ही चेयर पे बैठ के इतने घंटे अगर आपको कोई गेम खेलनी है तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। बहुत सारे प्लेयर्स कहते हैं कि, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि चेस तो एक इंडोर स्पोर्ट है, तो इसमें ज्यादा फिजिकल वर्कआउट की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक ही जगह पर सोचते रहना 4-5 घंटों के लिए, इतना माइंड इन्वेस्ट करना है उस गेम पे जीतने के लिए, और इतने घंटे बस एक ही चीज पे लगे रहना, तो उसके लिए भी आपको फिट होना बहुत जरूरी है, और आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे साथ क्लॉक्स भी लगी होती हैं, तो हमें टाइम कंट्रोल के हिसाब से खेलना पड़ता है। तो कैसे टाइम प्रेशर में पोजीशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सिचुएशंस को किया जाए, कब हमें सैक्रिफाइसेस देने हैं, तो ये काफी सारी चीजें जो हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट करती हैं, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम कैसे टैकल करें, कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी कब अपनाएं। ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारे अपने अंदर ही डेवलप हो जाती है जब हम ये गेम खेलते हैं। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स में जीत होने पर जुबिलेशन होता है, जॉय का इजहार होता है बहुत जोर शोर से, तो इस वाले गेम में कैसे होता है? जब जीतते हैं तो क्या बस हैंडशेक करके चले जाते हैं, या अभिव्यक्ति कैसी होती है? जी, वहाँ पे एक्चुअली कोई साउंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे आसपास भी काफी सारे मैचेस चल रहे होते हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस होना बहुत जरूरी है जहाँ पे चेस का मैच चल रहा होता है। तो हम जब सिंपली जीतते हैं तो हैंडशेक करके चले जाते हैं, और अपना रिजल्ट नोट करवा के, जो हमारे आर्बिटर होते हैं, जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं, चेस में आर्बिटर्स होते हैं, हम उनको अपना रिजल्ट नोट करवा के चले जाते हैं। एंड उसके बाद एंड में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहां पर अच्छे से जश्न मनाया जाता है। अच्छा, सबने बड़े इंटरेस्ट से देखा इस बार कि हमारे देश में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ, बहुत बड़ी बात है देश के लिए। इसकी जो डेवलपमेंट्स थी, क्या वो फॉलो की तुमने? यस सर, इनफैक्ट जो इसका टॉर्च रिले हुई थी, वहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी, यहाँ दिल्ली से ही हुई थी, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी आए हुए थे, और मैंने जहाँ पर वो आए थे मैं भी वहाँ पर गई हुई थी। तो वो जो स्टार्ट हुई थी, फिर वो एंड में जाकर चेन्नई तक वो रिले, वो टॉर्च जो थी वो वहाँ पर पहुंची, और चेस ओलंपियाड हुआ। और हमारे जो इंडिया के जो टीम्स थी, इंडियन टीम जो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे थे, बॉयज में भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया और गर्ल्स में भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो ये काफी खुशी की बात थी। अभी जो करंट यंग चेस प्लेयर्स हैं इंडिया में, बॉयज भी और गर्ल्स भी, 2-2, 3-3 नाम ऐसे बताओ जिन्होंने, या तो तुम्हें इन्फ्लुएंस तो नहीं कहूंगा, तुम भी अपने आप में इंडिविजुअल एक, लेकिन तुमने एडमायर किया है उनकी शैली, उनके मूव्स, या उनकी जो भी आप लोगों की क्या बारीकियां होती है चेस में, वो तुम्हें अच्छा लगा हो। जैसे अभी भी हम देखेंगे, अगर चेस ओलंपियाड की बात की जाए, तो एक बहुत यंगस्टर हैं, गुकेश डी नाम है उनका, उन्होंने वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर्स को हराया वहां पर, जिनसे
नॉट अनबिलीवेबल बट इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये इतने कहते हैं जो चमक में भी चल रहे होते हैं, जिनके अंदर बहुत अभी सीखने की चाह होती है और जो हराने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनमें से प्लेयर गुकेश डी हैं, प्रज्ञनंदा आर हैं, ये दोनों यंगस्टर्स। और गर्ल्स में बात की जाए तो दिव्या देशमुख अभी बहुत आगे निखर रही है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वो पल कैसा था जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा हुई थी, कैसा फील हुआ था? जी, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे पता चला, वो मुझे एक मेल के थ्रू पता चला था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आया था मुझे, कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इस अवार्ड के लिए। वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि अभी तक के जो मेरे अवार्ड्स थे वो मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे, एंड अब ये नेशनल अवार्ड था, वो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने वाला था। बट ड्यू टू कोविड हम उनके पास जाकर वो अवार्ड नहीं ले सकते थे, लेकिन ये हमारा वर्चुअली हुआ था। तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, हमसे इंटरेक्ट किया, जिसमें उन्होंने जैसे हमें बताया कि जब हम ये अवार्ड जीत रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे जर्नी ख़त्म हो गई है। जब हम कुछ जीतते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं जो हमसे होती हैं और प्रेरणा जो भी है, सब मतलब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो हम वो जो अपेक्षाएं हैं उनको एक बर्डन की तरह नहीं, बट एक प्रेरणा लेकर चलना है हमको, उन जो सब हमसे एक्सपेक्ट करेंगे और वैसे ही आगे बढ़ते रहना है। इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट के नेक्स्ट डे से ही नेशनल न्यूट्रिशन वीक शुरू हो रहा है। अब और खेलों के लिए तो पता होता है कि न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कह लो या एजिलिटी के लिए कह लो, ये खाना है वो खाना है। चेस के लिए क्या रिकमेंडेड है? कुछ पर्टिकुलर नहीं, बट हाँ आलमंड्स खाया करें आप, अच्छा रहता है, दिमाग तेज रहता है। और ऐसी चीज़ें खाना खाने से पहले खाएं जिससे नींद ना आए ज़्यादा, क्योंकि आप इतनी देर एक ही जगह बैठ के खेलने वाले हैं। जैसे अगर आप लस्सी पीकर जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्लीपी फील करेंगे, तो आप कुछ फ्रेश जूस पिएं। और साथ में भी रिकमेंडेड होता है कि मैच के बीच में आप चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, मतलब अलाउड होता है, तो आप रख सकते हैं ताकि बीच बीच में आप खाते रहें और फ्रेश फील करते रहें। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, क्योंकि एक बार आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इससे कितने सारे बेनिफिट्स और आपकी कितनी ओवरऑल डेवलपमेंट भी एज अ पर्सन होती जा रही है। और इसके काफ़ी सारे ऐसा भी नहीं है, जैसे काफ़ी हर स्टेट में टूर्नामेंट्स होते हैं आजकल, हर स्टेट में कोचेस हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपके जो नियर बाय हैं या किसी से भी जिसको भी आप जानते हैं उससे कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे कहाँ पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारी AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे कैलेंडर निकलता है हर साल की टूर्नामेंट्स कब कहाँ होने वाले हैं। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने जैसे आप प्लान कर सकते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आप कौन से टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, कौन से नहीं। नन्हे शहसवार, शतरंज के शह और मात के स्वर आप तक पहुंचाए युवा चेस चैंपियन आरुषि कोतवाल ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारे युवा साथी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अपने अपने अनूठे रिसर्च के माध्यम से हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्य तेज सोपटी को CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिव्य तेज अपने नाम को सार्थक करते हुए ऐसी ही कुछ बातें युवा भारती से साझा करते हैं। मेरा PhD था इन अ फील्ड कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स तो हम सब जानते ही हैं, तो वो जीन्स की स्टडी। ये एक नया टर्म है हमारे श्रोताओं के लिए, okay. एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स का ही एक भाग है। तो जेनेटिक्स तो ये फील्ड है जो DNA या जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस है उसकी वजह से उसका मतलब फिनोटाइप बोलते हैं इसको, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। एपिजेनेटिक्स ऐसा फील्ड है जिसमें DNA में चेंजेस के बिना भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस दिख सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं जी। तो एक ह्यूमन बॉडी आप लोगे तो उसमें सारे सेल्स एक ही जाइगोट से बना है, मतलब जो पहले स्पर्म एंड एग के बाद एक जाइगोट होता है, सारे सेल्स उसी जाइगोट के मतलब कॉपीज हैं। तो उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो भी एक दूसरे से एकदम मैच करते हैं। फिर भी हमको पता है कि हमारे बॉडी में हर एक सेल का उसका एक फंक्शन अलग सा है। बिल्कुल एक डिफरेंट उनका काम है। जैसे लिवर के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, मसल या कोई भी, सब में सेम DNA है।
फिर भी वो अलग अलग काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसा सेम डीएनए से जो अलग अलग हमें नज़ारे मिलते हैं वो कैसे होता है, ये फील्ड है एपिजेनेटिक्स। तो मेरा पीएचडी भी उसी फील्ड में एक एस्पेक्ट में था। तो जब मेरा पीएचडी ख़त्म हुआ फिर मेरा फील्ड थोड़ा बदला, इसी एस्पेक्ट में मैं काम करता हूँ। तो अभी मेरा जो फील्ड है उसको जीनोमिक्स बोलते हैं जी। जिसमें हम एक सेल में या टिश्यू में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा। ओके, तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता गया, अभी हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरे डीएनए का जो भी सीक्वेंस है, आप जानते ही हैं कि डीएनए का ATGC बोले, तो जितने भी, तो हमारे अंदर 300 करोड़ के ऐसे लेटर्स एक साथ आते हैं जो ह्यूमन डीएनए जीनोम बोलते हैं। तो उसको एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उसमें चेंजेस की वजह से क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो इस फील्ड को हम जीनोमिक्स कहते हैं एंड मैं इस फील्ड में रिसर्च करता हूँ। जब SARS-CoV-2 इंडिया में आया था तो वो एक RNA वायरस है, बट उसका भी जीनोम होता है। ऑफ कोर्स वो ह्यूमन जीनोम से कई गुना छोटा है, बट फिर भी उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है एंड वो भी इसी टेक्नोलॉजी से हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब SARS-CoV-2 आया था, मेरी टीम ने उसके जीनोम स्टडी में हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। ओके, इनफैक्ट हमारे लैब उनमें से है जो सबसे पहले इंडिया में वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग का पता किया था। ये तो 2020 की बात है। अभी तक तो हमने 35,000 से ऊपर वायरल जीनोम सीक्वेंस किए और उसका एनालिसिस किया, ये पता किया कि सबसे पहले वेव में इंडिया में कोविड कैसे फैला, कौन सा वेरिएंट था, कौन से म्यूटेशंस थे उसमें जिसकी वजह से वो ज़्यादा फैल पाया या नहीं फैल पाया, वो सब हमने पब्लिश भी किया। एंड उसके बाद काफ़ी हमने कोविड जीनोम्स पे रिसर्च किया था। तो उसी काम को मैंने कमिटी पे प्रेजेंट किया था। उन्होंने उस काम पे मुझे 2021 का अवार्ड दिया, जिसको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोलॉजी। आपकी स्ट्रीम बायोलॉजी। हम जो वायरल जीनोम्स का या वेरिएंट्स का पता करते हैं, उसी को लेके ऑफ कोर्स और कई जगहों पे ऐसे रिसर्च होता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला के ही जितने भी नए वैक्सीन आते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि ठीक है अभी जो वेरिएंट चल रहा है उसके ये काम करेगा कारगर होगा कि नहीं। सिमिलरली हम सब जानते ही हैं कि अभी वायरस को टेस्ट करने के लिए हम RT-PCR टेस्ट करते हैं जी। तो RT-PCR टेस्ट भी सही से काम करेगा या नहीं किसी न्यू वेरिएंट पे, वो भी हम जीनोम के सीक्वेंस से ही पता करते हैं। क्योंकि जहाँ पे जिस रीजन को वो RT-PCR देखता है, अगर वहाँ पे कोई चेंज है वेरिएंट में, फिर वो काम नहीं करेगा। शायद आप सुने होंगे जब वो अल्फा वेरिएंट आया था यूके में, जब पहले डिटेक्ट हुआ था, उसमें ऐसा था कि एक जीन ऐसा म्यूटेटेड था जिसकी वजह से वो दिखता ही नहीं था। तो ये सब रिसर्च तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम जीनोमिक्स या वायरल जीनोम्स को स्टडी करते हैं। तो उस एंगल से आई थिंक हम लोगों का रिसर्च काफ़ी यूजफुल रहा वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, जो डायग्नोस्टिक सारी चीजों में कहीं ना कहीं कोरोना को हराने में आपका सबसे बड़ा योगदान। we would like to think so, yes. हाँ, तो आप जैसे कि आप बताएं कि उस टाइम बचपन में ही आपने सोचा कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो कहीं से कोई इंस्पिरेशन, किसी साइंटिस्ट का कोई इंस्पिरेशन रहा हो आपके ऊपर, जिन्हें देख के आपको लगता हो कि दिस इज माई रोल मॉडल, आई वांट टू बिकम लाइक दैट? ओके, ऑफ कोर्स जब मैं बहुत ही छोटा था तब तो मेरे रोल मॉडल्स भी यूजुअल लोग थे, आइंस्टाइन, न्यूटन एंड जितने भी फेमस साइंटिस्ट है। बट जब मैं एक्चुअली रिसर्च करने लगा, फिर मैंने देखा कि ऐसा एक रोल मॉडल नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं रिसर्च में एंड इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नेवर वन पर्सन। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी, इनफैक्ट न्यूटन ने खुद कहा कि इफ़ आई वॉज एबल टू सी फर्दर देन एनीबॉडी एल्स, इट्स बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। इससे पहले जिन्होंने जितना भी काम किया है उस पे ही हम भी अब रिसर्च उसके ऊपर और बिल्ड कर पाते हैं। एक न्यू बनी है जिसके ऊपर आप इमारत बनाते जा रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई एक रोल मॉडल है जैसा मैं बनना चाहता हूँ, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं एंड जब भी मैं उनका काम देखता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन आता है कि हाँ मैं भी ऐसा थोड़ा अच्छा काम कर लूँ। विज्ञानम धन संपदा, CCMB के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्य तेज सोपटी को आपने सुना।
स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी, आकाशवाणी हैदराबाद। संगीत तेरे कितने रंग। आज के अंक में सुनते हैं एक और विशेष रंग, वो भी कर्नाटक शैली की वीणा का। नमस्ते, मेरा नाम हरिस्मिता वैदेश्वरन है। मैं इंग्लिश में एमफिल स्टूडेंट हूँ और मैं आर्यभट्ट कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और जब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होती तो मैं वीणा सीखती हूँ और बजाती हूँ। नॉर्थ इंडिया में रह के जनरली सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ही सीखी जाती है और परफॉर्म की जाती है, लेकिन एक्चुअली हमारी नानी हैं वो वीणा बजाती थी। उन्होंने त्रिवेंद्रम में सीखा, जब बचपन से उन्होंने वीणा सीखा। सो जब मैं बड़ी हुई और मैं म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगी तो उन्होंने कहा मैं इनको सिखाती हूँ। तो मैं करीब 5-6 साल की उम्र से उनसे सीख रही हूँ। जब तक वो थी उनके साथ सीख रही थी मैं। मेरी नानी के गुजर जाने के बाद मैं विदुषी सरस्वती राजगोपालन से सीखती आई हूँ। उनसे मैंने सीखना शुरू किया 2018 में। जब तक पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, उनसे सीख रही थी। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन उनसे क्लासेस ले रहे थे। अभी एमफिल की वजह से थोड़ा एक बैक स्टेप ले लिया है। मैं ई गायत्री और जयंती कुमरेश जी की वीणा का जो वो बजाते हैं वो मैं सुनती हूँ। उनका मुझे बजाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब मैं सुनती हूँ तो टेक्निकलिटी अपनी जगह पे, लेकिन मैं दिल से, इमोशन से सुनना पसंद करती हूँ। और उन दोनों की प्लेइंग में मुझे लगता है ये बजाने का जो इमोशन होता है, जो हम इंग्लिश में अफेक्ट कहते हैं, वो बहुत ब्यूटिफुली वो राग का इमोशन कन्वे करते हैं। मुझे उनके स्टाइल में ये बहुत पसंद है। स्ट्रगल टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो बहुत होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी फुल टाइम स्टूडेंट हो या काम करते हो तो आप जानते हैं कि कम से कम 8-9 घंटे दिन में ये काम तो रहता है हमारा। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो भी हम पढ़ाई काम के बाहर करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एंड म्यूज़िक इन पर्टिकुलर मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए म्यूज़िक मेडिटेशन की तरह है। तो दिन में सबसे पहले, काम से पहले, पढ़ाई करने से पहले, सबसे पहले मेरा दिन रियाज में जाता है, प्रैक्टिस में जाता है। एंड मैं मानती हूँ कि मुझे ग्राउंड करता है मेरा म्यूज़िक प्रैक्टिस। तो मुश्किल तो है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ज़रूरी भी बहुत है दोनों को करना। सीखने के तरीके में थोड़े डिफरेंसेस बता सकती हूँ। एक्चुअली हमारे फैमिली में भी मेरी मासी ने हिंदुस्तानी कर्नाटक दोनों में ट्रेनिंग सीख ली है। मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, हिंदुस्तानी क्लासिकल में जब हम शुरू करते हैं तो मतलब एक राग को पूरी तरह मास्टरी करके हम उसके अगले राग में चलते हैं। कर्नाटक म्यूजिक में हम शुरू करते हैं जैसे सबसे आसान सरेगमा पधा निसा, जो हम सरली वर्से कहते हैं। फिर हम डबल्स, जैसे मैं बजाना सीखती हूँ तो डबल्स में सीखते हैं, स स रे रे ग ग म म। फिर हम छोटे कॉम्पोजिशंस बजाना सीखते हैं, उनको गीतम कहते हैं। और उसके बाद थोड़े लंबे धीरे धीरे, और हम इसी में अलग अलग राग एक साथ सीखते हैं। तो हम धीरे धीरे अलग अलग रागों की एक साथ मास्टरी, वी गेट मोर प्रैक्टिस, और हम कॉम्पोजिशंस पे फोकस करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज ऑनलाइन सीखने में यही है कि आपके गुरु जो हैं आपके सामने नहीं हैं। जैसे हम वीणा बजाते हैं तो वो मेरी हाथ की मूवमेंट, जैसे हमारी मैम है वो स्काइप में देखती हैं तो वो देखती हैं, करेक्ट कर लेती हैं, लेकिन जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग गलत पकड़ा हो तो वो बता नहीं पाएंगी। वो डिस्क्राइब कर सकती हैं लेकिन दिखा नहीं सकती मुझे। एंड ये प्रॉब्लम मेनली फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, और अकूस्टिक्स में भी हम सामने सामने बैठ के साथ में बजाते हैं तो उसका अलग सीखने को मिलता है, और हमारी गुरु सामने बजाती हैं तो उसका कॉम्पोजिशन का फुल ब्लडेड जो फील आता है वो फिजिकल प्रेजेंस में आता है, थोड़ा कम हो जाता है ऑनलाइन में। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि ऑनलाइन कर सकते हैं तो इन मेनी वेज कन्वीनियंट है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी हो दुनिया में तो आप अपने ही गुरु के पास जाके सीख सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इनवैल्यूएबल। बचपन से आपने बताया कि दिल्ली में हैं आप, तो क्या कभी हिंदुस्तानी संगीत ने भी, हिंदुस्तानी शैली ने भी आपको अपनी ओर आकर्षित किया? जी बिल्कुल। मैं सुनती बहुत हूँ, लेकिन आई थिंक हमारे घर में जो ट्रेडिशन था, ऑन सम लेवल इमोशनली वो कनेक्शन मेरा कर्नाटक म्यूजिक के साथ ही रहा, स्पेसिफिकली वीणा के साथ ही रहा। इसलिए मैंने प्रैक्टिस में वो सीखना चाहा, और डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे लिए तो मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रूमेंट में मैं एक्सपर्टीज प्रैक्टिस करना चाहूंगी। लेकिन मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनना बहुत पसंद करती हूँ।
एंड आई थिंक हिंदी म्यूजिक स्पेशली दिल्ली में फ्यूजन म्यूजिक का सीन बहुत इट्स इनक्रेडिबल. बहुत अच्छे बैंड्स हैं यहाँ पे जो हिंदुस्तानी और वेस्टर्न म्यूजिक का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर तरीके से करते हैं. एंड बॉलीवुड में हमेशा सेमी क्लासिकल और क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस से ड्रॉ करना बहुत इट्स लाइक काफी पुराना ट्रेडिशन रहा है, तो वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है. आगे वीणा में ही और कितना गहरा जाने का ख्वाब है, विचार है? ख्वाब विचार तो देखिए जितना जा सकते हैं हम तो डूब जाना चाहते हैं उसमें, जितना और सीख सकते हैं उतना सीखना चाहते हैं. किसी दिन आई होप कि मैं जैसे हमारी नानी जैसे हमारे गुरु बजाते हैं, एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है और एरोगेंस की माफी, बट किसी एक दिन मैं वहां तक उस लेवल तक पहुंचना चाहूंगी. संगीत तेरे कितने रंग, युवा वीणा वादिका हरिस्मिता वैदेश्वरन को आपने सुना. प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश. हम सभी जानते हैं कि इस बार की NIRF रैंकिंग्स 2022 में हमेशा की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को अव्वल स्थान मिला है. उसी कैंपस में अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करते हुए IISER मोहाली की वैज्ञानिक डॉक्टर मंजरी जैन. IISc या जिसको हम टाटा इंस्टीट्यूट कहते थे, बैंगलोर में सब उसे टाटा इंस्टीट्यूट ही कहते हैं, is foundational in shaping my career but also my personality. सबसे important lesson जो IISc से मुझे मिला was being interdisciplinary, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना एकेडमिकली कंड्यूसिव था. वैसे तो 6 months ऑफ माई ईयर वुड गो इन द फील्ड जब मैं जंगलों में रहती थी, बाकी के 6 महीने ही बसते थे कैंपस में. कैंपस, इफ यू नो IISc कैंपस, इट इज ब्यूटिफुल कैंपस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली कैंपस, यू वांट टू बी देयर, आप वहाँ काम करना चाहते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉफी बोर्ड में बैठ के लोग कॉफी पी रहे हैं. तो मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मेरा जब प्रोफेसर रोहिणी के लैब में जो काम चला था, लास्ट के दिनों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ रही थी कि हम कैनोपी के एनिमल्स जो है, जो करीब 30 मीटर्स ऊपर जो झिंगुर है, उनकी हम रिकॉर्डिंग्स कैसे लें. हमारे इंडिया में कैनोपी वॉकवेज या क्रेन्स नहीं है, तो बिना कैनोपी क्रेन लाए, बिना डिस्ट्रॉय किए हम कैसे वहाँ पे एक्सेस करें. तो वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मेनन, वो अपनी कॉफी पी रहे थे और हाँ, उन्होंने सुना हमारी ये प्रॉब्लम और बात बात में एक सोल्यूशन ऑफर किया. सो दैट इज द काइंड ऑफ एकेडमिक एनवायरनमेंट यू वांट टू बी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने एक इकोलॉजिस्ट की मदद की आउट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर रुद्र प्रताप, जो कि अब यहाँ पलाक्शा यूनिवर्सिटी के वीसी है, उनका लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन रहा है विद रोहिणी टू अंडरस्टैंड कि इंसेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वैसा हम स्पीकर बना सकते हैं क्या, वैसे माइक्रोफोन्स बना सकते हैं क्या. सो ये इंटरडिसिप्लिनरी माहौल वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन IISc बैंगलोर, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी. द सेकेंड मोस्ट इम्पैक्टफुल एकेडमिक एनवायरनमेंट जो कि मुझे लगता है IISc ने जो मुझे दिया वो बहुत मुश्किल है कहीं और पे मिलना, वो था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे वहाँ और सब लोग, जहाँ इतने लोग होंगे वहाँ ऑलमोस्ट ऑब्वियस है कि वेरिएशन इन थॉट्स, वेरिएशन इन आइडियोलॉजी सब होना है. सो द अंडरस्टैंडिंग कि साइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्सक्लूजन ऑफ द सोसाइटी, ये IISc ने मुझे दी है. ये अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं थी मेरे BSc तक, MSc तक. ऑफ कोर्स हम इस बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचते हैं. इसी महीने की 12 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया. इस वर्ष की थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस. UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने में सभी पीढ़ियों के अनुभव, क्षमता और योगदान की एक साथ जरूरत पड़ेगी. इस बात को थीम में रेखांकित किया गया है. हमारे देश में तो संयुक्त परिवार व्यवस्था में खासतौर से दादा दादी और नाना नानी जैसे रिश्तों को विशेष स्थान दिया जाता था. हमें आज भी उनकी छत्र छाया की उतनी ही जरूरत है. हाल ही में साहित्य अकादमी ने विविध भारतीय भाषाओं में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की. पत्रिका के अगले अंक में हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको इन्हीं में से एक यंग राइटर या पोएट से मिलवाएं.
पिछले महीने ओस्लो नॉर्वे में आयोजित 63वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत से 6 छात्र चयनित हुए थे। इनमें से बेंगलुरु के प्रांजल श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता। 2019 और 2021 में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। देश के लिए ये एक रिकॉर्ड है। पूरी टीम को युवा भारती की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मनोज माइंडकर को अब अनुमति दीजिए। बाय, नमस्कार।